हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल श्री एस एस एन वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डीएसएसबी को टारगेट करके अपनी रीडिंग कर रहे हैं, यानी कि पढ़ाई कर रहे हैं। तो डीएसएसबी में मैंने एनसीईआरटी सीरीज चालू की थी 6 to 8, जिसमें से 6 क्लास की एनसीईआरटी फिनिश हो गई है। सिर्फ हिस्ट्री का 1 चैप्टर बचा है, जो कि मैं कल तक उसे कवर करवा दूंगी। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना एनसीईआरटी 9th क्लास की स्टार्ट की जाए, क्योंकि 9th क्लास की एनसीईआरटी और 10th की एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो उसको हमें टाइम देकर और अच्छे से समझते हुए पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 6th क्लास की एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं था समझाने लायक। तो इसलिए मैंने प्रॉपर रीडिंग कर दी है उसकी। तो वो आप सुन सकते हैं ईयरफोन लगा के, और आपकी एनसीईआरटी की जो भी आपने पढ़ा है वो आपके माइंड में क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, यानी कि रिवीजन होता रहेगा, जो रिवीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो और मैंने डीएसएसबी का अपना जो है डेली टारगेट एंड पूरा रोड मैप आपको शेयर कर दिया था, और शेयर कर दिया था। और हमारा डेली टारगेट स्टार्ट है, बट अभी मैंने 2 दिन से, शायद 2 या 3 दिन से डेली टारगेट नहीं दे पाया, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। इसलिए मैंने ये टारगेट नहीं दे पाया। तो आज से मैं कल से आपके टारगेट चालू हो जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये है 9th क्लास की हिस्ट्री की बुक, जो कि मैं आपको इसमें रीडिंग करते हुए पहले समझाते हुए चलूँगी, क्योंकि एनसीईआरटी में वर्ल्ड हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो है हमारे खंड। तो पहले खंड में हमें कुछ चीज़ें दी गई हैं: इतिहास और बदलती हुई दुनिया, अमुक एन घटनाएं और प्रक्रिया, फ्रांस की क्रांति, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, नाथसीवाद एंड हिटलर का उदय, जीविका, अर्थव्यवस्था एवं अर्थ। ये खंड का और खंड 1 और खंड 2 में ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो हम इन्हें अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर पे। ठीक है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, खंड 1 में क्या किया है, घटनाएं दे दी हैं, घटनाएं और प्रक्रिया। तो उन्होंने बताया कि अध्याय 1 में फ्रांस की क्रांति वगैरह पढ़ेंगे, अध्याय 2 में हम यूरोप और समाजवाद का आगमन देखेंगे। मतलब उन्होंने अपनी डिटेल दे दी थी है। और हमारा जो लेसन है वो हमारा लेसन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री का। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी फ्रांस की क्रांति हुई क्यों थी, ऐसा क्या कारण था, ऐसे क्या रीजन थे जिसकी वजह से फ्रांस की क्रांति हुई। तो सबसे पहला रीजन तो मैं बताऊंगी कि वहाँ फ्रांस का जो समाजवाद था वो 3 स्टेट में बटा हुआ था। कितने स्टेट में? 3 स्टेट में। तो उसमें कौन कौन से स्टेट थे? एक तो पादरी वर्ग था, एक कुलीन वर्ग था, और एक कौन सा वर्ग था बताएंगे आप मुझे, जैसा कि आपकी एनसीईआरटी में मेंशन किया होगा। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, पादरी वर्ग, और द्वितीय स्टेट कौन सा है हमारा? कुलीन वर्ग। एंड तृतीय में हमारे कौन कौन शामिल हैं? बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर और नौकर। तो ये सब हमारे तृतीय स्टेट में शामिल थे। तो क्रांति का रीजन क्या था? ये तो वर्ग व्यवस्था है, मतलब बटी हुई थी, पर क्रांति का रीजन असली क्या था? तो क्रांति का रीजन ये था कि जो कुलीन वर्ग था, जो पादरी वर्ग था, वो टैक्स फ्री था, और जो हमारी जनता थी, आम जनता, उससे टैक्स लिया जाता था। कुलीन वर्ग के लोग पादरी वर्ग के लोग धार्मिक कर लेते थे चर्च के नाम पे, एंड कुलीन वर्ग के लोग आदर कर लेते थे। और जो क्या है कि कुलीन वर्ग को हमारे आम जनता लोग उन्हें सेवा दिया करते थे। और दूसरी जो हमारा कुलीन वर्ग था, उन पर सरकार द्वारा भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते थे। तो कर के भार से भी हमारी जनता बहुत परेशान थी। तो इन सभी रीजनों के कारण हमारे वहाँ पे फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस की क्रांति हुई। तो सबसे पहले फ्रांस की क्रांति का जो रीजन था, मेन रीजन यही था, कर की वृद्धि होना, और राजकोष जब खाली हो जाता है फ्रांस का, तो वो कर में वृद्धि करना चाहते हैं। तो इसके लेकर भी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी। तो इसके बारे में जो ओवरव्यू है वो मैंने आपको थोड़ा सा दिया है। देन मैं जब ये लेसन फिनिश करके फिर मैं एक ओवरव्यू, यानी कि फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको डिटेल में समझा दूंगी। जो चीज़ समझ में ना आए आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक। ठीक है। 14 जुलाई 1789। कब? 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। कैसा माहौल था? आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाले हैं,
लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस के नगर में पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा। तो ये लाइन ध्यान में रखेंगे जो लोगों का समूह है वो पेरिस के नगर में किस भाग की ओर चला था, पूर्वी भाग की ओर। थोड़ा सा ही डिफरेंस करता है, यहाँ पे वो पश्चिमी भाग कर देगा और आप टेक कर रहोगे, तो ध्यान से पढ़ना है। पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तील किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तील का कमांडर मारा गया। तो जो ये लड़ाई थी हथियारों की, उसमें कौन मारा गया? बास्तील का कमांडर। और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। वहाँ पे जो बास्तील का पतन हुआ किले का, उसमें कितनी संख्या थी उनकी? पतन हुआ तो उसमें कैदी कितने थे? केवल 7 थे। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तील किला लोगों की घृणा का केंद्र बन गया। कौन सा केंद्र बन गया? घृणा का। इसलिए किले को ढा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो ध्वंस और बतौर स्मृति चिन्ह सजोना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसके एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। तो ये सब क्यों हुआ? ये जो एनसीईआरटी ने हमें ये बताया है कि बास्तील के किले का पतन हुआ 14 जुलाई 1789 को, पेरिस नगर में आतंक का माहौल हुआ एंड और ये सारी चीज़ें आखिर क्यों हुई, इनके पीछे का रीज़न क्या था, तो उसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आखिर बास्तील का किला क्यों तोड़ा गया, क्या रीज़न था, तो यहाँ पता करेंगे। ठीक है, यहाँ पढ़ते हैं। सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। जब आप नोट बनाएंगे तो आप ये लाइन लिख लेंगे। ठीक है, आप नोट बनाना चाहते हैं नोट्स बना लीजिए, नहीं बनाना चाहते हैं तो आप अंडरलाइन कर लीजिए या हाईलाइट कर लीजिए। और कई बार जब एनसीईआरटी रिवीजन कर लेंगे हम, क्योंकि हम एनसीईआरटी अपनी स्पीड से पढ़ रहे हैं, जिससे कि हमारा मल्टीपल टाइम रिवीजन हो जाए। जितना हम रिवीजन करेंगे उतना ही हमारे टॉपिक पर क्लियरिटी आएगी। 10 बुक पढ़ने से अच्छा है आप एक बुक पर अटल रहें, उसी को बार बार पढ़ें, तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था? 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल कितनी थी? 20 साल की थी। और उसका विवाह किससे हुआ था? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से। राजरोहण के समय उसका जो राजकोष था वो खाली था, जो कि मैंने अभी बताया आपको। लंबे समय तक चले युद्ध के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो गए थे। वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शान शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। जो वर्साय का महल था, वहाँ पर शान शौकत वाली चीज़ें हुआ करती थी, जिससे खर्चा ज़्यादा होता था। ठीक है, लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता की। साझा शत्रु मतलब फ्रांस का भी ब्रिटेन शत्रु था। ठीक है, तो उससे उन्होंने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को छुड़वाने में मदद की। तो इस वजह से उन्हें पैसा देना पड़ा, जिससे वो और भी उनकी इकोनॉमी डाउन हो गई फ्रांस की। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर कितना 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्जा और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ था। मतलब पहले से ही 2 अरब का था, 10 अरब ये और हो गया। सरकार के कर्जदाता 10% ब्याज की मांग करने लगे। जिन्होंने सरकार को कर्ज दिया था वो 10% ब्याज की मांग करने लगे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने में मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों, विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। पर यह कदम भी नाकाफी था, मतलब काफ़ी नहीं था ये कदम। तो 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा था। जो ये 3 स्टेट मैंने बताए थे, ये कब बटा था?
18वीं सदी में। कितने स्टेट में? 3 स्टेट में। और केवल तीसरे स्टेट के लोगों को यानी कि जनसाधारण को ही कर अदा करना होता था। ये मैंने आपको पहले बताया है। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। जो वर्गों में विभाजित समाज था वो किसकी व्यवस्था का अंग था? मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। चित्र ये मैंने आपको पहले चित्र दिखा दिया है, ठीक है। फ्रांसीसी समाज के वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। जितनी भी वहाँ की आबादी थी फ्रांस की, तो टोटल कितने किसान थे? 90%। लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों तथा चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। ध्यान रखेंगे, 60% जमीन पर किसका? कुलीनों का, चर्च का और तीसरे स्टेट के जो अमीर लोग थे उनका कब्जा था, ठीक है। प्रथम 2 स्टेट यानी कि कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग के लोगों को विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था। सबसे महत्वपूर्ण क्या था? विशेषाधिकार था। राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट, यानी कि जो कुलीन वर्ग था, पादरी वर्ग था, वो करों से मुक्त था, ठीक है। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेष अधिकार भी प्राप्त थे। जो कुलीन वर्ग था उनको एक अन्य अधिकार यानी कि सामंती अधिकार प्राप्त था। वह किसानों से सामंती कर वसूला करते थे। कौन सा कर वसूलते थे? सामंती कर। कौन वर्ग? कुलीन वर्ग। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे, ठीक है। चर्च भी किसान से करों का एक हिस्सा था। जो चर्च था वो किसान के करों का ही एक हिस्सा था, जिसे हम क्या कहते थे? टाइद यानी कि धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरी स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। जो सरकार को कर देते थे उसे क्या कहते थे? टाइल, जो कि क्या था? प्रत्यक्ष कर। और अनेक अप्रत्यक्ष कर थे। अप्रत्यक्ष कर में मेन क्या था? नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की, जो रोजाना यूज की जाती हैं वस्तुओं, उन पर कर लगाया जाता था। कौन सा? अप्रत्यक्ष। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करते थे। अब देखो, स्टेट का समाज, जो तीसरे स्टेट का समाज था, ध्यान दें, तृतीय स्टेट में कुछ अमीर और कुछ गरीब भी थे। मतलब अमीर और गरीब दोनों थे, ठीक है। ये देखो जो शब्द पढ़े, एक तो लिब्रे था। लिब्रे क्या थी? यहाँ पढ़ा था ना 10 अरब लिब्रे का कर्जा हुआ। तो लिब्रे क्या थी? फ्रांस की मुद्रा थी, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। स्टेट क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणियां, जो स्टेट में बटी थी ना ये वाली, वो श्रेणियां थी। पादरी वर्ग चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्ति का समूह था। क्या? पादरी वर्ग। टाइद क्या था? टाइद हमारा चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर था। यह कर कृषि पर कितना लगता था? 10वें हिस्से का बराबर होता था। जो कृषि उपज का कितने? 10वें हिस्से के बराबर। टाइल सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर था। सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये पिक्चर है, ठीक है। ये गरीब है, ऐसे ये सारा पैसा, फल सलाह सब कुछ लाता है। मोटू जमींदार स्वीकार करने को तैयार बैठा है। मतलब क्या कहते हैं कि ये इसने किसकी तुलना की है? मक्खी और किससे? बताइए। कुलीन वर्ग मकड़ा है और किसान क्या है? मक्खी है, ठीक है। शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ जाता है। ये सही बात है। एक अनाम उत्कीर्ण चित्र। एक अनाम उत्कीर्ण, अनाम का मतलब क्या होता है? अनाम, जिसका नाम मालूम नहीं है। जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी। मतलब फ्रांस में जनसंख्या 1715 में कितनी थी? 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में कितनी हो गई? 2.1 करोड़ हो गई। कितनी हो गई? 2.1 करोड़। कब? 1789 में। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज हो गई। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी, ठीक है। और अधिकांश लोगों को मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। तो अगर पूछता है फ्रांस का मुख्य खाद्य क्या था, मुख्य खाना क्या था, तो वो क्या थी? हमारी पाव रोटी, ठीक है। ऐसे ही हमें समझ के पढ़ना है, जिससे हम क्वेश्चन को टैकल कर सकें।
अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। यानी कि जो पेमेंट थी वो सेम थी, मतलब जो वहाँ के काम करवाने वाले थे मालिक, वो मजदूरी देते थे, पर महंगाई बढ़ रही थी पर सैलरी नहीं बढ़ा रहे थे, सैलरी वही थी। ठीक है। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और बदतर हो जाती हैं जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती है। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता है। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम था। ठीक है। तो जीविका संकट क्या होता है? ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगे। अनाम जिसका नाम मालूम ना हो, जो मैंने अभी आपको बता दिया। ये पिक्चर है, इसमें ये शब्द दिए गए हैं, ये पिक्चर आप देख लीजिए, ये शब्द दिए गए हैं, इनको सीरीज वाइज भरना है। खाद्य दंगे, अन्न भंडार, मृतकों की संख्या में वृद्धि, खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमत, कमजोर शरीर। मैं एनसीईआरटी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, तो आप टेलीग्राम की लिंक से जुड़ जाइए, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब पढ़ते हैं। उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों की अंत की कल्पना की। जो विशेष अधिकार मिल रहे थे इन लोगों की, उसके लिए किसने मेहनत की? वो था हमारा मध्य वर्ग। ठीक है। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे। यानी कि कर बढ़ने पर किसान और कामगारों ने पहले भी विद्रोह किया था, परंतु उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। वे जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो स्मृत शिक्षित होकर नए विचारों को संपर्क में आ सके। जैसे आपने इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ा होगा, उसमें मध्य वर्ग ने हमारी स्वतंत्रता के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए काम किया था। ऐसे ही सेम मध्य वर्ग यहाँ था। ठीक है। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ। कब? 18वीं सदी में, जिसे क्या कहते थे? मध्य वर्ग, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार, ऊनी रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। जो मध्य वर्ग था उसने कैसे संपत्ति अर्जित की थी? समुद्री व्यापार से, ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों से। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी थे। तो ध्यान रखेंगे, व्यापारी, रेशा, ऊन वाले भी थे, और साथ में कौन भी थे? वकील और पेशा अलग, यानी कि प्रशासनिक लोग भी थे, जो जिनके पास जॉब थी सरकारी। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। जो जन्मजात अधिकार दे दिए जाते हैं वो नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत के आधार पर उसकी योग्यता भी नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों, समान अवसर के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना किसने की थी? जॉन लॉक ने, जो जंक रूसो ने जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। तो अब आगे बात करते हैं टू ट्रिटाइज ऑफ गवर्नमेंट। जो टू ट्रिटाइज ऑफ गवर्नमेंट बुक है वो किसकी है? वो बुक है लॉक की। लॉक ने कहा था राजा के दैवीय अधिकारों यानी कि निरंकुशता के सिद्धांत को खंडन किया जाए। इस बारे में रूसो ने बात की थी। तो ये नोट्स में आप लिख लेंगे कि ये बुक याद रखेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि बुक से क्वेश्चन आता है 100%। टू ट्रिटाइज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवीय निरंकुश अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किया है। रूसो ने इसी विचार को, मतलब आप ध्यान रखेंगे, लॉक ने क्या कहा है? दैवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किया है, ये लॉक ने कहा है। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंधन पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा है। अब करते हैं बात मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू की बुक की थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ये बुक थी कौन सी? द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया, तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी थी। ठीक है। किस मॉडल की? जो मॉन्टेस्क्यू ने मॉडल बताया था। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। जी, जो हमारे चिंतक थे, रूसो हैं, लॉक हैं, मॉन्टेस्क्यू हैं, इनको कहाँ से प्रेरणा मिल रही थी? इनको अमेरिका की क्रांति से प्रेरणा मिल रही थी। दार्शनिकों के इस विचारों पर काफ़ी हाउस और सेलोन की
गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी, मतलब चौराहे पे लोग बैठे हैं, घरों में, सैलून में, वहाँ पर बहस होती थी। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। इसी समय लुई 16 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था में विरुद्ध गुस्सा भड़क गया। यानी कि जो कर बढ़ रहा, जो खर्चे बढ़ रहे थे, यानी कि कर्जा बढ़ रहा था, उसके लिए कर्ज बढ़ाने की बात कही गई, तो इससे जनता में एक रोष उत्पन्न हो गया। अब ये एक कहानी दी गई है, उसे पढ़ेंगे। आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज डंटन ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद के समय को याद करते हुए सन 1793 में अपने एक मित्र को पत्र लिखा था। कब? 1793। मैं प्लेसिस के आवासीय कॉलेज में था, वहाँ मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी दिनों में मैं नौकरी की तलाश में जुट गया। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं ना तो जन्मजात था और ना ही मेरा संरक्षक था। ठीक है, ये ना तो जन्मजात था, ना ही मेरा संरक्षक था। चर्च भी मुझे आसरा नहीं दे सका। मैं कोई ओहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था। ठीक है, ओहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मेरी जेब में एक सू नहीं था। सू क्या था? फ्रांसीसी पैसा। पुराने दोस्तों ने भी मुँह मोड़ लिया। व्यवस्था ने हमें पढ़ा लिखा तो दिया, लेकिन हमारी प्रतिभा का इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं कराए। यानी कि जो प्रतिभा थी, प्रतिभा के हिसाब से काम नहीं होते थे। वहाँ क्या होता था? जन्मजात अधिकार प्राप्त थे, इसलिए उसने इस चीज़ का विरोध करने की कोशिश की। ठीक है, आर्थर यंग नाम के एक अंग्रेज ने सन 1789 के दौरान फ्रांस की क्रांति की और अपनी यात्रा का विस्तृत वृत्तांत लिखा। इस वृत्तांत में उसकी यह टिप्पणी दिलचस्प थी: सेवा टहल में लगे अपने गुलामों, खासतौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने वालों को पता होना चाहिए कि इस तरह वह अपनी ज़िंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहा है जो स्थिति से बिल्कुल भिन्न होती है, जिसमें उसने मुक्त लोगों की सेवाएं ली होती हैं और उनसे बेहतर बर्ताव करता है। जो अपने पीड़ितों की कलह सुनते हुए भोज उड़ाना पसंद करते हैं, उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण और बेटे का गला रेत जाने का दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। ये लाइन ध्यान रखना, क्योंकि ये लाइन अगर एग्जाम में आ सकती है। तो किसने? यंग आर्थर ने। तो इन्होंने कहा कि जो लोग मतलब जो उनकी सेवा करते हैं, उन्हें मतलब मारते हैं, पीटते हैं, दुख देते हैं, तो उनके लिए भयावह हो सकता है, क्योंकि जब क्रांति होगी तो उनकी लड़की का अपहरण या बेटे का गला रेता जाएगा, तब भी उन्हें उनका दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा फ्रांस की क्रांति का एक छोटा सा चैप्टर। तो आगे हम जो खंड का है ना, फ्रांस की क्रांति, अभी हमारी फ्रांस की क्रांति ही चल रही है, उसमें एक छोटा सा पैराग्राफ कंप्लीट हुआ है। फिर क्रांति की शुरुआत कल हम पढ़ेंगे। क्रांति की शुरुआत कैसे हुई? 9th क्लास की NCERT पढ़ने में कोई हड़बड़ी नहीं होगी। बहुत अच्छे से समझते हुए पढ़ना है, जिससे कि हमारे माइंड में सारी चीज़ें अच्छे से एडजस्ट हो सकें। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन का भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। उसमें क्या है, आपको डेली PDF एंड डेली टारगेट के वीडियो भी मिलते हैं, तो उससे आप ज़रूर जुड़ जाएं। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।